अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इश्क को है गिरा किस नंबर 10 एपिसोड क्रेडिट गोज़ टू आरुश खान, किरण मुश्ताक, साया नाज, प्रूफ रेड बाय कनवा गाजी। सो लेट्स स्टार्ट। किरदार मुख्तसर था, कहानी में हम भी थे। 2-4 दिन तो किस्साए फ़ानी में हम भी थे। हर शख्स हमसे खुश रहे, मुमकिन नहीं है ये। डूबों को ये गिला है कि पानी में हम भी थे। राय बनाने वाले ज़रा रिफ्तगां से पूछ, कुछ आइनों का ख्वाब जवानी में हम भी थे। फिर ज़िंदगी ने रफ्तन मतला बदल दिया, पहले पहल तो मिसराए सानी में हम भी थे। दीवार पर लगा के हटाई भी इसने खुद, तस्वीर थी पुरानी, पुरानी में हम भी थे। लगता है लिख के भूल गया है हमें कल, कोई इसे बताए कहानी भी थे। ये बात और है कि वो मशहूर हो गया, मजनू के साथ दश्ते मकानी में हम भी थे। किस मुँह से अब ज़माने को अब्रिक बुरा कहें, अपने ख़िलाफ़ शोलाए बयानी में हम भी थे। एतबा फब्रिक। ज़ुलियदैन सियाल इस वाक़या के अगले रोज़ ही वापस जा चुका था और उसके जाने से पहले सायरा से मुलाकात ना हो पाई थी। सायरा ने अपने ख्वाब का किसी से भी तज़किरा ना किया था। अम्मा भी 2 दिन गुजार कर वापस गाँव चली गई थीं। इन 2 दिनों में सायरा ने भरपूर कोशिश की थी कि इसका अम्मा भी से कम सामना हो। वक्त का सीर रवा बहता हुआ मज़ीद कुछ माह अपने साथ बहा ले गया था। सायरा कसरत सियाल में पूरी तरह से अपनी जगह बना चुकी थी। अमान और ऐबक इसे बिल्कुल अपने घर के एक फ़र्द की तरह समझते थे। अमान तो हर जगह इसे अपनी बहन कहकर ही मुतारफ़ करवाता था। ऐबक हाई स्कूल में मुंतकिल हो जाने की वजह से स्कूल में इनके साथ नहीं होता था, मगर घर में सायरा इससे खासी मानूस हो चुकी थी। वो अपनी हर बात बिला झिझक किससे कह देने की आदी होती जा रही थी। ज़ुलियदैन अपनी छुट्टियों में दोस्तों के साथ शुमाली इलाका जात की सैर को चले जाने की वजह से पिछले 7-8 माह से घर नहीं आया था। उनकी नई क्लासों का इजरा होने वाला था, सो वो लोग आजकल फ़ारिग ही थे। इन दिनों अलीज़ा भी छुट्टियां गुजारने इस्लामाबाद आ गई थी और आज सायरा की 12वीं सालगिरह पर ऐबक और अलीज़ा ने उसके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी मुनक्कद करने का मंसूबा बनाया था, जिसके लिए गुज़िश्ता रात ही वो दोनों अलीज़ा से इजाज़त ले चुके थे। वो दोनों बहुत अच्छे से जानते थे कि अनीज़ा किसी तो इनको इस बात के लिए इनकार नहीं करेंगी, मगर ये सियाल ख़ानदान के बच्चों की तरबियत में शामिल था कि कुछ भी करने से कबल वो अपने बड़ों की इजाज़त ज़रूर लेते थे। अनीज़ा की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने काफ़ी छानबीन के बाद सायरा के लिए केक पसंद किया था और अनीज़ा ने फ़ोन पर वो केक ऑर्डर किया और केक लाने की ज़िम्मेदारी घर के ड्राइवर को सौंपी। अमान से ये सारा प्लान मख्फी रखा गया था, क्योंकि इसके बाद में बात टिकती नहीं थी। वो अगर टिक भी जाए तो इसकी ज़बान की खुजली लोगों को शक में मुब्तला कर देती थी। अनीज़ा, ऐबक और अलीज़ा रात डिनर के बाद बैठे सारे प्लान्स डिस्कस कर रहे थे, जबकि अमान इस वक्त सायरा के साथ उसके आईपैड पर कोई गेम खेलने में मगन था। अलीज़ा ने सबको सायरा को विश करने से मना किया था और ये बात सायरा ने भी महसूस की कि गुज़िश्ता साल की तरह उसकी सालगिरह को पुरजोश अंदाज में मनाने वाले और रात 12 बजे उसे विश करने वाले इस साल उसे फरामोश कर बैठे थे। जबकि अमान ने 1-2 बार उसकी सालगिरह का जिक्र भी किया, मगर जब सालगिरह आई तो अमान भी भूल कर सो चुका था। सुबह भी किसी ने उसे विश नहीं किया तो वह मज़ीद दुखी हुई। जहांज़ेब सियाल तो घर पर थे ही नहीं और बाकी सब भी इसका अहम दिन फरामोश किए बैठे थे। सुबह अमान को अलीज़ा ने बहुत समझा बुझा कर अपने साथ शामिल कर लिया और शाम को पार्टी के वक्त तक सायरा को मसरूफ़ रखने का काम भी अमान को सौंपा था, जो सुबह से अजीब हरकत करके सायरा की तवज्जो भटकाए हुए था। साथ ही साथ वो सायरा को उदास देकर इसे सच भी बताना चाहता था, मगर वो अलीज़ा के गुस्से से भी हाइफ था। सायरा, आओ हम मारियो खेलते हैं। सायरा, जिसे पिछले 3 घंटों से अमान ने कमरे में रोककर उसके साथ मुख्तलिफ खेल खेलने में मगन था, वो कमरे से निकलने लगी तो अमान ने एक और बार उसे रोका। उसका काम उस पर नज़र रखना था ताकि वह कमरे से बाहर ना निकल सके, मगर अब सायरा कमरे में रह रहकर थक चुकी थी, उसे बाहर जाना था। मगर हाल में ऐबक और अलीज़ा मुलाजमों के हमरा तकरीब के लिए सजावट कर रहे थे, सो अमान ये होने ना दे सकता था, वगरना शामत पक्की थी। अमान, तुम्हें क्या हो गया है? अभी 15 मिनट पहले ही हम मारियो खेल रहे थे। सायरा ने उसे हशमगी निगाहों से घूरते याद दहानी करवाई। ओह अच्छा, असल में मुझे लूडो खेलनी है, आओ लूडो खेलते हैं। अमान की बात पर सायरा की तेवरी चढ़ी। तुम शायद पिछली 3 बाजियों की हार के सदमे के ज़ेरे उसे कुछ भी बोल रहे हो। सायरा ने झुकते लहजे में कहते साथ ही दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। इसे अब कुछ शक होने लगा था। तुम बाहर नहीं जा सकती। वो दरवाजे से चंद कदमों की दूरी पर थी जब अमान भागकर उसके रास्ते में आया। उसकी बात पर सायरा ने अचंभे से उसे देखा। तुम्हें हो क्या गया है? मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे? और बाकी दोनों किधर गायब हैं? सच सच बताओ, क्या छुपा रहे हो मुझसे? सायरा की बात पर अमान पल भर कर गड़बड़ा गया। उसके दिल में आया कि सच बता दे, मगर उसे अगले ही पल अलीज़ा की धमकी याद आते ही वो रुक गया। अलीज़ा ने अगर कहा था कि सरप्राइज़ ख़राब करने की सूरत में उसे तकरीब के दौरान उसके कमरे में बंद कर देगी, तो वो यकीनन ऐसा कर सकती थी। उस ख्याल के साथ ही एक जर्जरी भरते हुए गोया हुआ। मैं क्या छुपा रहा हूँ? कुछ भी नहीं। वो तो बस मामा सारे घर की सफाई करवा रही हैं, तो उन्होंने कहा है कि कोई भी अपने कमरे से बाहर ना निकले। उसके बाद पर सायरा ने अमान को यूँ देखा जैसे इसका ज़हनी तवाज़ुन खो
हो गया हो। अम्मा जान रोज़ाना सुबह ही सफाई करवा लेती हैं। सायरा की बात के बीच ही इसके कमरे की खुली खिड़की से बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी। उसे लगा कि जहांज़ेब साल दफ्तर से वापस आए होंगे। वो फ़ौरन बाहर लान की तरफ खुलती खिड़की के पास आई तो नज़र गाड़ी से उतरते ज़ुल्यदैन सियाल पर पड़ी थी, जो कि यकीनन एक बार फिर घर वालों को सरप्राइज़ देने आया था। ज़ुल्यदैन सियाल, जो कि 16 साल की हद क्रॉस करता, अपनी उम्र के 70वें साल में कदम रखने वाला था। इस उम्र में भी उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जो लोगों की तवज्जो जड़ से अपनी जानिब खींच लेता। तीखे नकूश वाला व मगरूर सा चेहरा इस वक्त संजीदा तासरात लिए अपनी ज़हनी पुख्तगी को बयान कर रहा था। ज़ुल्यदैन के चेहरे से छलकती बेनियाज़ी उसे एक अलग ही तमकीनत बख्श रही थी। सायरा को अचानक सब कुछ भूल गया। याद रही तो ज़ुल्यदैन सियाल की नफ़रत व बेज़ारी छिलकाती निगाहें। उसे यकीन सा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ज़ुल्यदैन सियाल कभी इसे वैसी अहमियत नहीं देगा जैसे इसके घर के बाकी अफराद देते थे। पिछले 7-8 माह से वो इस घर में थी। वो जब भी वीडियो कॉल करता था सबसे बात करता, मगर सायरा के सामने आने पर कॉल काट देता। फिर आहिस्ता आहिस्ता सायरा ने खुद इसके सामने आना बंद कर दिया। उसके फ़ोन के वक़्त वो खामोशी से वहाँ से हट जाया करती थी और ये बात सबने महसूस की। अब जब वो खुद वापस आ गया था तो सायरा को छुपने की जगह नहीं मिलने वाली थी। वली भाई उसके साथ आके खड़ा होता। अमान तो भाई को देखते ही सब भूल कर बाही की तरफ दौड़ा। सारा एकदम अपने ख्यालात से बाहर निकलती, सुस्त सभी से चलती जहाली और जहनी की कैफियत में अपने बिस्तर के किनारे टिक गई। बाही एकदम एक शोर सा उठा था। यकीनन सब घर वाले ही ज़ुल्यदैन की अचानक आमद पर पुरजोशी से उसका इस्तकबाल कर रहे थे, जबकि सारा सबसे बेनियाज हाथों में सर गिराए वहीं टिकी रही। इधर बैठे बैठे कब उसकी आंख लगी उसे पता ही न चला। ज़ुल्यदैन मेरा बेटा। अंदर दाखिल होते ही उसका सबसे पहला सामना हॉल से निकलती अनीज़ा सियाल से हुआ। वो माकतूम देखते ही फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ा तो अनीज़ा ने उसकी पेशानी चूमते उसे गले से लगाया था। वो भी माँ की आगोश में आते ही सफ़र की सारी थकान भूल गया था। वली भाई वो भी अनीज़ा सियाल से मिलकर सीधा ही हुआ था कि अमान दूरी हिस्से से निकलकर बाहर बाअवंद आवाज़ उसे पुकारता। भागते हुए उससे आकर लिपटा था। ज़ुल्यदैन ने भी इसके गिरा अपने बाजुओं का हिसार बांधा था। उसे अपना ये छुटकू बहुत अजीज़ था। भाई वली ऐबक और अलीज़ा भी शोर की आवाज़ पर हाल से निकल राहदारी में आ गए थे। ज़ुल्यदैन को देखते ही उन्होंने भी खुशदिली से उसे पुकारा था। क्या चल रहा है भाई, तुम कब आई? सबसे मिलने के बाद ज़ुल्यदैन ने सोफ़े पर बैठते उन सब से पूछते अलीज़ा को मुखातिब किया। उसकी बात पर सबके बीच नज़रों में कुछ मुज़ाकरात हो रहे थे जब अमान ने सुबह से अपने पेट में दबे राज को बाहर का रास्ता दिखाया। भाई आपको पता है आज सायरा का बर्थडे है और हम इसके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी प्लान कर रहे हैं। मुझे इन लोगों ने किसी भी काम में शामिल नहीं किया, बल्कि अलीज़ा ने कहा कि अगर मैंने सायरा को उसके कमरे से बाहर निकलने दिया तो ये मुझे कमरे में बंद कर देगी। अमान ने भाई के चेहरे के बिगड़ते ज़ाविये से कता नज़र उसकी मालूमात में इजाफे के साथ ही अलीज़ा की शिकायत भी लगाई थी। ज़ुल्यदैन के चेहरे से मुस्कुराहट अक्सर गायब हुई थी। क्या ये ज़रूरी था कि वह घर आए उस लड़की का जिक्र हर चीज़ से पहले हो? ऐबक बाबा ये बत्तियां किधर लगानी हैं? अलीज़ा बीबी सारे गवारों में हवा भर दी है। इससे पहले कि ज़ुल्यदैन कुछ कहता दो मुलाजिम आगे पीछे लाउंज में आए थे। अलीज़ा और ऐबक के इनके साथ जाने पर ज़ुल्यदैन का मजाज कुछ मज़ीद बिगड़ा था। अनीज़ा और अमान उसके पास ही थे, मगर अमान किसी को बोलने का मौका दिए बगैर ज़ोर और शोर से इसे आज की तकरीब के तमाम मुंदरजात से आगाह कर रहा था कि इनके दोस्तों और पड़ोसियों को भी इस तकरीब में मदऊ किया गया था। गर्ज़ ये कि तकरीबन सारी तैयारी मुकम्मल थी। अनीज़ा ने ज़ुल्यदैन के चेहरे पर फैलती गहरी संजीदगी के पेश नज़र बड़ी मुश्किल से अमान को कमरे में जाकर तैयार होने पर आमादा किया था, जो कि ज़ुल्यदैन को अपनी मौजूदगी के बायस सायरा के लिए तोहफ़ा खरीद लेने पर उकसा रहा था। उसके घर वालों को यह हैरान करने का तमाम तर जोश झाग की मानद बैठ गया था। हर बार इसकी आमद ये लड़की ही क्यों उसके मजाज बरहम करने का बायस बन जाती थी। वो लाख कोशिश के बावजूद भी अपनी आमद पर इस लड़की को मिलने वाली अहमियत बर्दाश्त कर पाने से कासिर था। और के कमरे में आकर भी कितनी देर कुलसता रहा। उसके भाइयों को तकरीब की तैयारी की फ़िक्र थी तो उसकी माँ को किचन में पकने वाले पकवानों पर कड़ी नज़र रखनी थी। हर बार हालात उसे इस नहज पर ले आते थे कि वो जो खुद को समझा कर आया था कि इस बार सायरा से नहीं उलझना। अब फिर इसको लेकर ज़ुल्यदैन की सोचें प्रांगदा हुई। उसे अपने ख़ानदान का ये दीवानापन एक आँख न भाया। उसका इस पार्टी में हिस्सा लेने का वैसे भी कोई इरादा नहीं था। सायरा की खुशी या गम से उससे कोई मतलब ना था। ना तो इनके दरमियान किसी किस्म की दोस्ती थी और ना ही बेतकल्लफ़ी। इसलिए सारी तैयारी पर एक सरसरी नज़र डालता दिल ही दिल में कुर्ता वो अपने कमरे में चला आया था। तुम तो हवेली में थी। अनीज़ा की तरफ से भेजी जाने वाले वाजमा के ट्रे उठाकर लाती पीनों को देखकर ज़ुल्यदैन ने बेसाख्ता सवाल किया। उसे पक्का यकीन था कि हो ना हो उसके पीछे भी सायरा खुदा बख्शी थी। वो जी बड़ी बीबी जी ने मुझे ना सायरा बीबी की देखभाल के लिए शहर से बुला लिया है। उसका तवक्का के अन मुताबिक जवाब ज़ुल्यदैन को मज़ीद सुलगा गया। उसे खुद भी समझ ना रही थी कि उसे बलायक मुलाजमा का आना क्यों बुरा लग रहा था, कि शायद उसकी सायरा खुदा बख्श के लिए बतौर ख़ास तैनाती थी जो इसे तपा रही थी। वो शाम तक अपने कमरे से ना निकला। जहांज़ेब सियाल के अमल पर इनके पास कुछ देर बैठ कर वापस कमरे में आ गया कि सायरा बीबी के मेहमान आना शुरू हो चुके थे।
सारी तैयारी मुकम्मल करवाकर अनीज़ा सायरा के कमरे में से तैयार करवाने आई तो इसे अड़ा तिरछा बिस्तर पर सोता पाकर उन्हें बेसाख्ता उस पर प्यार आया। उनके झुककर उसके पेशानी चूमने पर सायरा ने उनका लम्स महसूस करते ही झट से आंखें खोल दी थी। सालगिरह मुबारक मेरी जान। उसे अपने बाजू में भरते ही उनके बोलने पर सायरा को एकदम एक खुशगवार हैरत ने घेरा। पीनो, इसे तैयार करके जल्दी से बाहर ले आओ। उसके कोच ने कुछ भी बोलने से पहले ही मुलाज़िमा को हदायत देती बाहर निकल गई कि इन्हें बच्चों की खुशी भी मकसूद थी। कुछ ही देर बाद मंसूबे के मुताबिक इनके सब दोस्त हाथों में पार्टी पॉपर्स लिए सायरा के कमरे के बाहर खड़े हो गए। अलीज़ा ने दरवाज़ा बजाकर सायरा को आवाज़ दी और सायरा के बालों में कंघी करती पीनो ने आगे बढ़कर जज से दरवाज़ा खोला था। सरप्राइज़! सब ने एक साथ कहा और साथ ही बहुत से पार्टी पॉपर्स की आवाज़ ने सायरा को हैरत में डाला। ये सब उसके लिए इंतहाई गैर मुतवक्किल था। पार्टी पॉपर्स से निकलने वाले रंग बिरंगी कागज़ हवा में लहराते सायरा और उसके इर्द गिर्द गिर रहे थे। अपने कमरे में बैठा जुलिया डेनिस शोर और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग की सदा पर सख्त बिगड़ा था। उसका बस न चल रहा था कि वह बाहर आकर ये शोर शराबा बंद करवा दे। हैप्पी बर्थडे सिया सायरा। सबके बारी बारी से विश करने के दौरान अलीज़ा ने कहते हुए इसे गले लगाया तो 9 साल अमान भी इन दोनों के साथ लटका। ऐबक हाथ में गिटार लिए माहराना अंदाज में उस पर बर्थडे सॉन्ग की धुन बजा रहा था। थैंक यू। सायरा ने खिलखिलाते हुए सबका शुक्रिया अदा किया। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। अनीज़ा ने आगे बढ़कर एक बार फिर उसको सायरा को गले लगाते प्यार कहा और हाथ में पकड़ा ताज उसके बालों में सजाया। थैंक यू अम्मा जान। हल्के गुलाबी रंग की जालीदार फ्रॉक में गुड़िया बनी सायरा की खुशी जीतनी थी। सब रात को भी विश करने वाले थे मगर तुम्हारे फ्रेंड्स अलीज़ा और ऐबक का प्लान था कि तुम्हें सरप्राइज़ दिया जाए। अनीज़ा ने उसे रात विश ना करने का जवाब पेश किया और मुझे लगा अम्मा जान आप सब भूल गए हैं। सायरा ने खिले हुए चेहरे के साथ उन्हें बताया था। ऐसा हो सकता है कि हम अपनी बेटी की बर्थडे भूल जाएं। तभी जहांज़ेब सियाल ने भी कमरे के अंदर आते हुए कहा। उनके हमरा आता मुलाजिम एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स थामे हुए था। तोहफे का हुजूम देखकर सायरा समेत सभी बच्चों का मुंह हैरत से खुला। वो सब इश्तियाक भरी नज़रों से उसी को देख रहे थे। जहांज़ेब सियाल ने सायरा की जानिब कदम बढ़ाए तो वह भी खुशी से भागती हुई उनके करीब आई। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची। जुलिया सियाल ने उसके प्यार से देखते उसके सर पर शफकत से हाथ रखा था। थैंक यू बाबा साईं। सायरा ने पुरजोश अंदाज में कहा मगर इसकी नज़र गिफ्ट बॉक्स पर ही जमी हुई थी। पहले केक काटेंगे फिर आप अपना गिफ्ट देख सकती हैं। जहांज़ेब सियाल ने इसकी नज़रों का इर्तकाज़ में नोट करते मुस्कुरा कर कहा। हाँ चलो बच्चों। अनीज़ा ने भी सबको बच्चों को हाल में चलने का कहा। वहाँ की बेहतरीन सजावट देखकर सायरा खुशी से फूलना समा रही थी। गोल मेज़ पर बड़ा सा सफ़ेद व गुलाबी रंग का फूलनुमा केक पड़ा था जिसके इर्द गिर्द कई तरह की कैंडीज़, मार्शमेलोज़, जेलीज़ और चॉकलेट्स पड़ी हुई थीं। केक के ऊपर बारीक लकड़ी की स्टिक के ज़रिए एक बड़े से चाँद के साथ मुख्तलिफ हुजम के कई सुनहरी सितारे लगे हुए थे। सब बच्चे मेज़ के इर्द गिर्द खड़े हो गए तो अनीज़ा ने सायरा को केक काटने का कहा। उन्होंने ज़ुल्यदैन को एक बार बाहर आने का कहा था मगर उसके नरमी से माज़रत कर लेने पर किसी भी बदमज़गी के ख्याल से उसके मिजाज के पेश नज़र उन्होंने इसे मजबूर न किया था मगर जहांज़ेब सियाल पर ऐसी कोई पाबंदी ना थी। ज़ुल्यदैन क्यों नहीं आया? जहांज़ेब सियाल के सवाल पर सायरा का केक की जानिब जाता हाथ फौरी थम गया। अनीज़ा ने उन्हें देख कर नफ़ी में सर हिलाया। 1 मिनट रुको सब, मैं ज़ुल्यदैन को बुला कर लाता हूँ। जहांज़ेब सियाल कहते साथ ही ज़ुल्यदैन की कमरे की तरफ बढ़ गए। ज़ुल्यदैन तुम क्या कमरे में छुपे बैठे हो? आओ बेटा, सायरा केक काटने लगी है, बस तुम्हारा इंतज़ार है। ज़ुल्यदैन के कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने उसे साथ चलने का कहा। मेरा दिल नहीं चाह रहा बाबा साईं और मेरी ज़रूरत भी कहाँ है। ज़ुल्यदैन ने नहायत ख़राब मूड के बावजूद जहांज़ेब सियाल के सामने लहजा धीमा ही रखा था। ये क्या बात हुई ज़ुल्यदैन? इसका जवाब हज़म करते जहांज़ेब सियाल ने रसान से इस्तफ़सार किया। बात यह है कि बाबा आप सबके लिए वो सायरा ही मानी रखती है। सुबह से घर में बस इसी के बर्थडे की तैयारियां चल रही हैं। मैं आप सबके लिए आया हूँ मगर आप सब लोगों को बस सायरा ही नज़र आती है। उसकी सालगिरह मेरे आने से ज़्यादा मानी रखती है। ज़ुल्यदैन ने सज रखते शिकायत की तो जहांज़ेब सियाल उसे नासमझी से देख कर रह गए। गुज़िश्ता कुछ अरसे सुनने लगा था कि ज़ुल्यदैन ने सायरा को कबूल कर लिया है मगर वो उससे घुलता मिलता नहीं था, इससे बात ना करता था मगर इसके बारे में कुछ कहता भी ना था मगर उनका अंदाज़ा गलत था। ज़ुल्यदैन ने बस सायरा को नज़रअंदाज करना सीख लिया था मगर इस वक्त वो एक बार फिर खुद को पढ़ाया गया सबक भूल गया था। वो सायरा को किसी तरह अपनी फैमिली का हिस्सा ना मानता था। हमारे लिए तुम सब बराबर हो। इस तकरीब की तैयारी तुम्हारे आने से पहले चल रही थी सो तुम ये कैसे कह सकते कि हम तुम्हें अहमियत नहीं देते। अब उठो शाबाश, ऐसे ज़िद नहीं करते। तुम हमारे सबसे अच्छे बेटे हो। जहांज़ेब सियाल ने नरमी से उसे मनाने की कोशिश की थी। बाबा साईं मैं बच्चा थोड़ी हूँ, आई एम टीनेजर, मुझे इस बचकाना पार्टी में नहीं जाना। ज़ुल्यदैन ने बाप के नरम अंदाज पर एक बार फिर धीरे से बहाना गढ़ा था। ज़ुल्यदैन नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। अगर तुम्हारे नज़दीक मेरी बात की कोई अहमियत है तो आओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। जहांज़ेब सियाल ने इस बार अपना आज़मूदा हरबा आज़माया जो हमेशा ज़ुल्यदैन पर असर करता था। अब हमेशा मुझे ऐसे ही इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं बाबा साईं। ज़ुल्यदैन ने बच्चों की तरह मुँह
डर नाराज़गी से उन्हें देखते हुए कहा, और तुम हो जाते हो। डैट इज़ वट आई लाइक अबाउट यू। मुझे तुम्हारी यही चीज़ पसंद है। जहांज़ेब सियाल ने जुल्लेदैन के कंधे पर हाथ रखते उसे अपने साथ लगाया और बाही जानिब कदम बढ़ा दिए, जहाँ सभी इनका इंतज़ार कर रहे थे। येस, वली भाई आ गए, अब केक काटो ना सायरा। अमान की नज़र सबसे पहले बाप और बड़े भाई पर पड़ी तो पुरजोश सा कहने लगा। अनीज़ा और ऐबा को भी जुल्लेदैन को देखते खुशगवार हैरत हुई, मगर सायरा के हाथ की कपकपाहट किसी ने भी नोट ना की थी। चलें बेटा, अब आप केक काटें। जहांज़ेब सियाल ने जुल्लेदैन के साथ खड़े खड़े सायरा से कहा, जिसने एक नज़र जुल्लेदैन को देखा, जो आंखों में उकताहट, बेजारी और नापसंदीदगी लिए वहाँ खड़ा था। अलीज़ा ने केक के साथ रखी फूल की तरह खुलने वाली मोमबत्ती जलाई तो उसे फूंक मारते सायरा ने लरजते हाथों से केक काटा। सब बच्चों बड़ों ने तालियां बजाकर उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया था, सवाए जुल्लेदैन सियाल के। सभी दोस्तों ने सायरा को तहाइफ दिया। जुल्लेदैन ने दिल मारकर बमुश्किल कुछ वक्त इन सबके साथ गुजारा। जहांज़ेब सियाल केक कटने के बाद किसी जलसे में शिरकत के लिए वहाँ से जा चुके थे, जबकि अनीज़ा बच्चों के लिए स्नैक्स मेज़ पर लगवा रही थी। वली भाई, आप सायरा को गिफ्ट नहीं देंगे? अमान के एक दोस्त ने जुल्लेदैन को वापस जाते हुए देखकर पूछा था। इसके लिए गिफ्ट काफ़ी नहीं है कि मैं इसे अपने घर में रहने दिया है? जुल्लेदैन ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए मगर सर्द अंदाज लिए वह बुलंद आवाज़ में कहा, तो सायरा समेत बाकी बच्चे भी इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। क्या ये सायरा का घर नहीं? क्या वो आपकी फैमिली नहीं? एक और लड़के ने हैरत से इस्तफसार किया था। नो, शी इज़ अडॉप्टेड। जुल्लेदैन ने सायरा की जानिब मुस्कुराहट उछालते कहा तो उसका चेहरा कई रंग बदल गया। उसके चेहरे से कुछ देर पहले वाली खुशी का नामो निशान भी मिट चुका था। नो, शी इज़ आवर फैमिली। ऐबक ने सायरा की ढाल बनते कहा तो अलीज़ा ने भी भरपूर अंदाज में सर हिलाकर सायरा का हाथ थाम लिया था। सब बच्चों ने तायदी अंदाज में सर हिलाया, जबकि ऐबक शिकायती नज़रों से भाई को देखने लगा। उसे अपने भाई का ये रवैया बिल्कुल पसंद आया था, जिसने सायरा को सबसे मायूस करवाने में सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। शी इज़ माई सिस्टर। अमान ने भी सायरा से अपनी वफादारी निभाई थी। कुछ फासले पर खड़ी अनीज़ा सियाल, जो जुल्लेदैन के रवैये और सायरा के उतरते चेहरे पर दिल बर्दाश्ता होकर जुल्लेदैन को कुछ सख्त सुनाने वाली थी। अपने छोटे दोनों बेटों का सायरा की ढाल बनना उन्हें बहुत अच्छा लगा था। अलीज़ा का भी सायरा का साथ देना उन्हें मुतमईन कर गया। जुल्लेदैन सर झटकता ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि अनीज़ा बच्चों को लिए खाने की मेज़ की जानिब बढ़ गई। अब जुल्लेदैन से दो टोक बात करने का मुसम्मम इरादा बांध चुकी थी। खाने से फरागत के बाद सब बच्चे मुख्तलिफ खेल खेलते रहे थे। जुल्लेदैन के मंजर से हटते ही सायरा भी सब भुलाए इनके साथ मगन हो चुकी थी। सबके जाने के बाद वो चारों अब सायरा के लिए लाए गए कि तोहफ़े देखने में मसरूफ़ थे। जहांज़ेब सियाल ने सायरा को एक तख्त की शक्ल की आरामदेह कुर्सी के साथ किला की शक्ल का एक बहुत बड़ा डॉल हाउस एक स्कूटी दी थी, मगर बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद इसकी पहले कुछ दिन ली गई पार्क में ले गई एक बड़ी सी तस्वीर पसंद आई थी, जो ऐबक ने उसे तोहफ़े में दी थी। और ये पहली बात था कि ऐबक ने अलीज़ा को भी अपने इस तोहफ़े के बारे में नहीं बताया था। सायरा के चेहरे पर इस तोहफ़े को देखते इस तस्वीर से भी ज़्यादा पुरकशिश मुस्कुराहट फैली थी। रात देर तक वो इन तोहफ़ों पर तबसरा करते रहे और अनीज़ा के मुदाखलत पर ही उन्होंने बिस्तर संभाले थे। सोने से पहले ऐबक इस तस्वीर को सायरा के कमरे में सजा चुका था। आप अभी तक जाग रही हैं? जहांज़ेब सियाल रात गए घर लौटे तो खिलाफ़ मामूल अनीज़ा को सोता ना पाकर उनके चेहरे पर हैरानी उभरी थी। उन्होंने सख्ती से अनीज़ा को ताकीद कर रखी थी कि किसी जलसे में शमूलियत के बाइस ताख़ीर की सूरत में वो हरगिज़ जाकर उनका इंतज़ार ना किया करें, ताकि उनकी सेहत मुतासिर ना हो। बस नींद ही नहीं आ रही थी। हाथ में पकड़ी किताब एक जानिब रखते अनीज़ा ने एक फीकी से मुस्कान के साथ जवाब दिया तो जहांज़ेब सियाल ताज़ादम होने का इरादा मुख्तर करते उसके साथ आ बैठे थे। खैरियत, किस बात की परेशानी है? उनका हाथ थामते जहांज़ेब ने नरमी से इस्तफसार किया कि वो अपनी महबूब बीवी के मजाज आशना थे। उनकी मुस्कुराहट के पीछे की फ़िक्र वो एक लम्हे में बांध गए थे। उनके पुरहिद्दत हाथ का लम्स पाते ही अनीज़ा की परेशानी आधी रह गई थी। आप थके हुए आए हैं, पहले ताज़ा दम हो जाते। उनके हाथों में दबा अपना हाथ देखते ने अपने शोहर के आराम की फ़िक्र सताई। मेरी थकन तो आपकी एक झलक से ही मिट गई है, अब जल्दी से अपनी थकान का सबब बताइए। ज़िंदगी से भरपूर एक मुस्कुराहट अनीज़ा की तरफ उछालते उन्होंने अपना हाथ का हल्का सा दबाव उनके हाथ पर डालते नरम खोई से दरियाफ्त किया। जुल्लेदैन के बारे में सोच रही थी। उन्होंने उलझन भरे अंदाज में बात का आगाज़ किया था कि समझ ही ना आ रही थी कि कैसे बात करें, मगर सामने भी बिन कहे इनके दिल का हाल जानने वाले उनके शरीके ख़याल थे। मैं जानता हूँ कि आप यकीनन उसके सायरा के साथ रवैये को लेकर फ़िक्रमंद हैं। परेशान ना हो, मैं इस ज़िम्मन में उससे बात करूँगा। जहांज़ेब सियाल ने उनके दिल की बात की थी, जिस पर अनीज़ा को चंदा हैरत ना हुई कि वो अपने शोहर को ऐसी करम नवाज़ियों की आदी थी। आप रहने दें, मैं ख़ुद इससे बात करूँगी। वो आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही हसास है। आपका बात करना उसका मिजाज बिगाड़ देगा। ये सब मुझ पर छोड़ दें, बस मुझे आपका साथ चाहिए। अनीज़ा ने कहते साथ उनके हाथों की पुष्ट होले से अपने लबों से छूती इन्हें एक छोटा सा एहतराम भरा ज़ोहराना दिया था। चलिए ठीक है, फिर आप ही बात कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएगा। मेरे बात करने की नौबत नहीं आएगी। मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। अब मैं कपड़े बदल लूँ?
उनके हाथों को हल्का सा दबाकर छोड़ते, उनका गाल थपथपा कर कहते। वो उठ खड़े हुए। उनके ड्रेसिंग रूम में जाती अनीज़ा पास पड़ी किताब दाई मेजानी मेज़ पर रखते बिस्तर पर नींद दराज हो गई। जहाँ ज़ेब से बात करने के बाद वो काफ़ी हद तक मुत्तमिन हो चुकी थी। जाने की तैयारी हो गई। अनीज़ा सियाल ने पैकिंग करते ज़ुलैदैन के कमरे में दाखिल होते हुए चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट के साथ पूछा। 2 दिन इन सबके साथ गुजार कर ज़ुलैदैन ने रख्ते सफ़र बांध लिया था। खिलाफ़ तवक्का ये 2 दिन बिना किसी बदमज़गी के ही गुजर गए थे, जिसकी वजह सायरा का ज़्यादातर अपने कमरे में महदूद रहना। जी तकरीबन हो ही गई है अम्मा जान, वो बैग की ज़िप बंद करता हुआ बोला। फिर जल्द चक्कर लगाना, तुम्हारे बगैर कसरे सियाल उदास हो जाता है। वो सोफ़े पर बैठते हुए ज़ुलैदैन को साथ बैठने का इशारा करते उदासी से मुस्कुराया हुई थी। अच्छा, अपनी बेटी के होते हुए भी आपको याद था कि आपका एक बेटा भी है? वो उनके पास बैठता चौंकने की अदाकारी करते हुए बोला। साफ ज़ाहिर था कि आते साथ ही अपने नज़रअंदाज किए जाने का गुस्सा भी उतराना था। इस बात का क्या मकसद है ज़ुलैदैन? अनीज़ा ने गहरा सांस भरते दायां अबरू झुकाकर उसे दरियाफ़्त किया था। छोड़िए अम्मा जान, अब मैं कुछ कहूँगा तो मैं आपको बुरा लगूँगा, जबकि सभी जानते हैं कि आजकल आपकी नज़र में एक ही अच्छी इंसान है और उसका नाम है सायरा खुदाबख्श। वो गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखकर नाराज़गी से गोया हुआ। मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें सायरा से मसला क्या है ज़ुलैदैन? उन्होंने नहायत संजीदगी से इस्तफ़सार किया। मुझे इससे क्या मसला होना है जब वो बज़ाते ख़ुद मसला है। वो उनकी तरफ देखते इस्तहज़ाइया अंदाज़ में बोला था। मुझे हैरत हो रही है कि तुम्हारे अंदर सायरा के लिए इतना ज़हर किसने डाला है, जबकि वो एक बहुत अच्छी बच्ची है और इसने हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वो हैरत और तासुफ़ के मिले जुले तासुरात के साथ उसे देखते हुए कह रही थी। हाँ तो रही इस बच्ची के पास, इसे माँ की मोहब्बत दे, बस इसी की बात सुने। उसकी सालगिरह धूमधाम से मनाई। मेरा क्या है, आज भी हॉस्टल में रह रहा हूँ, आइंदा भी इधर ही रहूँगा। वो अनीज़ा की बात सुनकर बड़ा ही टूटा था। हद होती है ज़ुलैदैन, तुम्हें आखिर सायरा से मसला क्या है? तुम उसके साथ इतना बुरा सलूक करते हो, उसे अडॉप्टेड बुलाते हो। मुझे बताओ, तुम्हारे अंदर ये तफरीक किसने पैदा की है? मैं तो तुम्हें हमेशा मुसावात का दर्स दिया है, फिर दूसरों को कमतर समझना तुमने किससे सीखा? अनीज़ा ने भी उसके इस बात का सख्त लहजे में इस्तफसार किया। ओह, तो इस बच्ची ने आपको मेरे खिलाफ़ पट्टियाँ पढ़ा कर भेजा है। वाह, क्या बात है! मेरे सामने तो उस लड़की की हिकलाहट ही नहीं जाती और आपके सामने कुछ ज़्यादा ही ज़बान चलती है उसकी। वो माँ की बात सुनकर नागवारी से कहने लगा। उसे सायरा पे इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था, जो खुद मज़लूम बनकर उसे सबके सामने ज़ालिम बना चुकी थी। अनीज़ा ने नहायत दुख से उसे देखा, जो न जाने किन गलत फहमियों में घिरा था। तफ़ है तुम्हारी बदगुमानी पर। मुझे सायरा ने कभी तुम्हारे रवैये के बारे में नहीं बताया। ये सवाल तो मुझसे अमान ने पूछा था कि जब मैंने उससे और ऐबक से कहा है कि सायरा इनकी बहन है, तो ज़ुलैदैन ने क्यों कहा कि वो हमारी कुछ नहीं लगती। उन्हें ज़ुलैदैन की इस बदगुमानी पर सख्त गुस्सा आया था कि सायरा इस घर की फ़र्द बन चुकी है और ज़ुलैदैन उसके साथ ये सलूक कर रहा था। पता नहीं इस लड़की ने आप सब पे ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि उसके आगे किसी को कुछ नज़र ही नहीं आता। वो शर्मिंदा होने के बजाय नागवारी से कहता अपनी जगह से उठा। और मुझे भी समझ नहीं आ रही कि तुम सायरा से इतने बदगुमान क्यों हो। अनीज़ा भी उसी के अंदाज़ में बोली थी। आपको समझ आएगी भी नहीं, क्योंकि आप जानबूझकर अनजान बन रही हैं। मुझे इस बारे में मज़ीद कोई बहस नहीं करनी। अगर आपको अभी भी सायरा नामा जारी रखना है तो मैं इस कमरे से चला जाता हूँ। वो हाथ उठाकर हतमी मगर धीमे लहजे में बोला और सायरा की वजह से अपनी माँ से तल्लुकात ख़राब करके नहीं जाना चाहता था। ज़ुलैदैन सियाल, इधर आकर बैठो और जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल ना कर लूँ, इधर से हिलना भी मत। अनीज़ा ने खुद को मज़ीद कुछ सख्त करने से रोककर इसे तनबीही अंदाज़ में अपने साथ बैठने का इशारा किया। वो इसके जाने से पहले किसी बदमज़गी के हक़ में ना थी, मगर ज़ुलैदैन का गुस्ताखाना रवैया इन्हें सख्ती पर मजबूर कर गया था। ज़ुलैदैन के लहजे में छुपे हुक्म की बाजा आवरी करता उनके साथ टिक गया। अनीज़ा ने गहरा सांस हवा के सपुर्द करते बात का आगाज़ किया। बस चढ़ा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढेंडा, एक बंदेदा ढिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। जानते हो ज़ुलैदैन सियाल, बुल्ले शाह के शेर का ये मतलब नहीं है कि रब हर किसी के दिल में रहता है। ऐसा होता तो नाउज़ बिल्ला मोनकर कहते कि रब वाहिदा यकता होने के बाद कैसे अनगिनत इंसानों के दिल में रह सकता है। उसका मतलब ये है कि रब कायनात टूटे हुए दिलों की फरियाद सबसे पहले सुनता है। वो हर जी रूह के दिल के हाल से बाखबर है। बहुत सारे दिल एक ही वक्त में अपने रब को याद करते हैं और कसरत से उसकी हम्दो सना बयान करते हैं। ऐसे में अगर तुम यूँ ही किसी का दिल दुखाओगे, किसी की दिल आज़ारी का सबब बनोगे, तो ये अल्लाह की नाराज़गी का बायस होगा। आज हम लोग 2.5 इंच की ज़बान से 6 फुट के इंसान की ज़ात के परखच्चे उड़ाते वक़्त पल भर को इसके बारे इंजाम के बारे में नहीं सोचते। सायरा की हमारी ज़िंदगियों में आना हमारी किस्मत में लिखा जा चुका था। तुम्हारा इसके साथ रवैया ये हमारे लिए किस कदर आज़ार का तालिब है, तुम्हें इसका इल्म ही नहीं है। तुम अपने बर्ताव से अपने बाबा साईं के एहसास नदामत को बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम मानो या ना मानो, मगर ये एक मुसल्लम हकीकत है कि सायरा के सर से बाप का साया हटना जहांज़ेब की बेखबरी का नतीजा है। पहले से उनकी गलती नहीं थी, मगर वो इस वाक़े की वजह बने हैं। उन्होंने इस यतीम और यसीर बच्ची के सर पर अपना दश्ते सफ़क़त रख कर
इस नुकसान का कफ़ारा अदा करने की कोशिश की है जो अनजाने में उनसे हुआ था, और हम सब भी खुशदिली से इस घर में जगह देकर उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस एहसास नदामत से निकल आएँ। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम्हारी अहमियत किसी तौर पर कम हो गई है। तुम हमारी पहली औलाद हो, सियाल ख़ानदान की पहली खुशी, और तुम्हारा मुकाम कोई नहीं छीन सकता। मगर ऐसा भी नहीं है कि तुम उससे बरतर हो या वो तुमसे कमतर है। वो भी हमारी औलाद ही है, और बतौर औलाद तुम सब बराबर हो। अब तुम सोच लो कि तुम्हें अपनी खुद साख्ता नफ़रत के ज़ेरे अपने बाबा साईं को दुख देना है या फिर हकीकत तस्लीम करके आला ज़र्फ़ी का सबूत देना है। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी तबीयत के बरक्स है, मगर तुम इससे अच्छे से पेश नहीं आ सकते तो उससे बुरा बर्ताव करके उसकी दिल चिकनी सबब भी मत बनो। रब्बे कायनात फरमाता है कि तुम में से बेहतर वो है जिसका अहलाक बेहतर है। सो इसके बेहतरीन बंदे बनने की सही जारी रखो और कामयाबी मुयस्सर आने तक सब नज़रअंदाज करना सीख लो। यकीन करो ऐसे तुम खुद भी पुरसुकून रहोगे और बाकी सब भी। अनीज़ा ने अपनी बात के अख्ताम पर खामोशी से सर झुकाकर बैठे ज़ुलैदैन को एक नज़र देखा और उसके लिए सोचो कि एक दर वाह करती वहाँ से चली गई कि इनका काम तो समझाना था, आगे का सफ़र इसकी सवाबदीद पर था। उनके जाने के बाद ज़ुलैदैन कितनी ही देर यूँ ही बैठा रहा। कुछ देर बाद सर झटक कर वो अपना बाकी मानदा सामान समेटने लगा। जाने इसके ज़हन में अब क्या चल रहा था। Please like and subscribe our channel and press the bell icon to get all the notifications about this video. Thank you.